हेलो फ्रेंड्स, विशाल छाबड़ा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हम लोग सीरीज़ ऑफ 10 ईयर पेपर्स कर रहे हैं सीटेट कंटेंट के, राइट फ्रॉम द बैक फ्रॉम 2019 टिल 2011 तक जितने भी पेपर्स आए हैं साइंस कंटेंट के हम लोग 2020 से लेकर 2014 सितंबर तक का कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस द पेपर ऑफ February 2014 science content. Okay, let us start. The question 1 is, study the following statements about the excretory system in humans. Wastes, the options are: wastes dissolved in the water are filtered out as urine in the kidneys. कि मतलब जल में मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला, कि जल में खुले हुए अवशेष पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। द ऑप्शन नंबर 2 इज, यूरिन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द यूरिथ्रा। मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्र रंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकल दिया जाता है। तीसरा है, यूरेटर जो है दैट कैरीज यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर, कि मूत्र वाहिनियों से होता हुआ ब्लैडर में या मूत्राशय में जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज, यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इन द ब्लड, कि उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज, ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस रीचेज द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन, कि उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्संदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी द सीक्वेंस। सबसे पहली बात यह है, आपको ये मालूम है कि हमारी जो है ये दो किडनीज़ होती हैं। किडनीज़ में जो यूरेटर्स होते हैं वो ब्लैडर में आता है मूत्र और यहाँ यूरिथ्रा के थ्रू निकल जाता है। मैंने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम करवाया था अपनी वीडियो में, तो आप उसको वहाँ पे जाके सिस्टम्स मैंने जब सारे करवाए थे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाज वन ऑफ देम। यू कैन क्लिक देयर, वहाँ पे विशाल छाबड़ा अकेडमी में जाइए और वहाँ पर सिस्टम्स में क्लिक करिए वीडियोस में, तो आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बट इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जो फर्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस रीचेज द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन, मतलब उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ जो हैं पहले किडनी पे पहुँचते हैं। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड जो इसका आता है कि यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इन द ब्लड, और जितने भी इनमें से यूजफुल होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। फिर तीसरा आता है, मतलब पहला जो है ई पॉइंट आता है, फिर आता है डी, फिर तीसरा आता है ए, कि वेस्ट जो है डिजॉल्व इन वाटर आर फिल्टर्ड आउट एज यूरिन इन द किडनीज, कि मतलब जो वेस्ट पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, वो कैसे फिल्टर होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। फिर आता है यूरेटर कंटेन यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेटर्स जो हैं वो कैरी करते हैं यूरिन को और कहाँ भेज देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। और लास्ट आता है कि यूरिन स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर गोज थ्रू द यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये चल रही है EDACB, मतलब जो इसका सेकेंड ऑप्शन है दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो वी विल गो विद द सेकेंड ऑप्शन, जिसमें पहले क्या करते हैं कि पहले हार्मफुल सब्सटेंसेस और यूजफुल सब्सटेंसेस दोनों ही फिल्टर हो जाते हैं, उसके बाद फिर यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो वेस्ट डिजॉल्व होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि यूरेटर्स जो हैं, जो पाइप्स हैं, वो उनको ले जाके ब्लैडर में डालती हैं और फिर ब्लैडर से यूरिथ्रा में चलता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। देखिए, जो हमारी सीटेट की आंसर की ऑफिशियल है ना, वही बिल्कुल ठीक मानी जाती है। आप अलग अलग बुक्स देखेंगे तो अलग अलग आंसर्स उसमें मिलते हैं, एंड आई एम गोइंग ओनली अकॉर्डिंग टू दी सीटेट ऑफिशियल की। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं ही आंसर्स, मतलब एक भी इधर से उधर नहीं होगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, एंड द रीजनिंग विल बी जस्ट अकॉर्डिंग टू द आंसर। अब ये देखिए, स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर, अमीबा के पादप किस में सहायता करते हैं। स्यूडोपोडिया, आपको मालूम है कि अमीबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो पाई जाती हैं। ठीक है, अब ये जो स्यूडोपोडिया होते हैं ये ना सिर्फ मूवमेंट करते हैं
बल्कि ये क्या करते हैं, जैसे कोई फूड पार्टिकल आ जाता है तो ये अपना थोड़ा सा चेंज करके उस फूड पार्टिकल को अंदर ले लेते हैं। तो बेसिकली इनका दो जगह काम होता है, एक मूवमेंट का और एक कैप्चरिंग द फूड का। तो वी विल गो विद द फोर्थ ऑप्शन की गति भी देता है और भोजन पकड़ने में भी सहायता करता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 63rd क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पेपर नंबर February 2014. Below are given some organisms, yeast, bedbugs, leeches, खसखटा, algae, lice, mushrooms and lichens. नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, यीस्ट, खटमल, जोंक, अमरबेल, शैवाल, जूं, मशरूम और लाइकन। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ये जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, इनमें हमें परजीवी में वर्गीकृत करना है। देखिए, यीस्ट जो होती हैं वो आपको मालूम है कि वो फर्मेंटेशन करती है ना, ठीक है, आपको पता है, और वो कोई पैरासाइट नहीं है बिल्कुल भी। और बेडबग्स जो होते हैं वो जो होते हैं खटमल होते हैं। खटमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं क्योंकि वो दूसरे का खून पीते हैं। लीचेस जो होती हैं, लीच क्या होती है, जोंक होती है, ठीक है, वो भी एक पैरासाइट है क्योंकि वो उसके अगर वो किसी का खून नहीं पिएगी तो शी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। कसकटा जो होता है आता चाहे वो प्लांट कैटेगरी में है, लेकिन वो अपना फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर सकता, दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, तो ऑब्वियसली ये भी एक पैरासाइट है। एल्गी जो होते हैं वो तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, शैवाल। जूं भी जो है वो पैरासाइट होती है क्योंकि वो भी डिपेंड करती है। मशरूम्स जो होते हैं वो फंजाई में आते हैं, उनका अलग सिस्टम है। जो लाइकन्स होते हैं वो सिम्बायोसिस करते हैं। सिम्बायोसिस मतलब उसमें क्या होता है, दो लोग जो होते हैं कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे एल्गी और फंगस एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बच गई वो बच गई बी, सी, डी एंड एफ। तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर थर्ड, बी, सी, डी, एफ, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, जिसमें कि क्या आ जाता है, खटमल आ जाते हैं, जोंक आ जाती है, अमरबेल आ जाती है और जूं आ जाती है। दीज आर पैरासाइट्स, ये परजीवी माने जाते हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the column below you have to match the name of the scientist with the work they have given. ठीक है, कॉलम ए में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ उनकी खोज दी गई है जो उन्होंने करा है, तो यू हैव टू मैच दैट। देखो, इसमें पहला ये है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने पेनिसिलिन का करा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करा था, पेनिसिलिन करा था। ओके, पेनिसिलिन का आविष्कार करा था, खोज करी थी। और जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का करा था। ठीक है, ओके, तो विल गो विद द 5। और जो लुइस पास्चर थे उन्होंने करा था फर्मेंटेशन का। ओके, और जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम का करा था। ठीक है, सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1 विच गोज विद दिस कि A इज़ 4, B इज़ 5, C इज़ 2 एंड D इज़ 1। ओके, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन करा, एडवर्ड जेनर ने, सेम ही है हिंदी और इंग्लिश में, बस ये है फर्मेंटेशन को हिंदी में किडवन कहते हैं, बाकी ऑल दी ऑप्शंस आर इन इंग्लिश ओनली, बस उनको हिंदी में लिखा हुआ है। तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1 is absolutely right. Okay, so now we go to the next question. देखो, select the correct statement about the biosphere reserves. अब ये biosphere reserves क्या होते हैं? biosphere reserves वो होते हैं आरक्षित क्षेत्र होते हैं जैव मंडल के लिए, मतलब जैव मंडल में दोनों आ जाते हैं, पौधे भी आ जाते हैं और जंतु भी आ जाते हैं। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रख के ही ऑप्शंस अपने क्लिक करनी है। तो पहला ऑप्शन है कि दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज ओनली। क्या ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं? देखते हैं अभी। सेकेंड है, दीज आर द एरियाज मेंट ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या ये सिर्फ पौधों पर जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं? या दीज आर द एरियाज विच हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरियाज। या वे वो क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं? या फिर यह है कि दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कि ये वो सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। देखिए, बिल्कुल वाइल्ड लाइफ के लिए किया जाए तब तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि बायोस्फीयर जो रिजर्व्स में ना
सारे वो आते हैं, बायोडाइवर्सिटी होती है, मतलब उसमें फ्लोरा भी होता है, फौना भी होता है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उनकी जो है कल्चर का भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो जाएंगे वो थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे कि ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं और उनकी संस्कृति भी। तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 3। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता। अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या एक कोशिक जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है। तीसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज यूकैरियोट्स डू नॉट हैव द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित केंद्रक नहीं होता। तो इसमें हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है जिसमें सिर्फ डी गलत है। तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर वेयर ए बी सी आर देयर। ठीक है, तो विल क्लिक ए बी सी, दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ द एब्सोल्युटली राइट। ओके, हम लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर आपको कि कौन सी चीज़ इसमें जैसे बिल्कुल ही गलत जा रही है। अब यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें थोड़ी ना डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, क्या उनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, तो बिल्कुल उल्टा लिखा है। तो क्लिक दैट ऑप्शन विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसके बाद ऑब्वियसली फिर जो है ए बी सी वो ठीक होंगे। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्राम पोजिशंस ऑफ द 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी आर मार्क्ड बाय द लेटर्स ए बी सी एंड डी। दिए गए आरेख में ए बी सी डी दिया हुआ है। आपको करेक्ट लेबलिंग देनी है उसकी। ए पहला जो पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड है। बी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है। देखिए ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि कहते हैं, बाकी सारे चीज़ें वर्ड्स बिल्कुल सेम है। एड्रीनल को एड्रीनल ही कहा जाता है, सिर्फ पैंक्रियास को अग्न्याशय कहा जाता है। तो यू कैन रिलेट, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिंदी का हो भी जाता है तो आप आराम से उसको समझ सकते हैं। ओके, तो ए जो है देखो बेटा ये है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कि पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ओके, और जो बी है वो थायराइड ग्लैंड है जिससे कि गोइटर होता है, गले में है। तीसरा जो है एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ पर। और फोर्थ जो है अग्न्याशय जिसको पैंक्रियास कहते हैं जो कि इंसुलिन सिक्रेट करता है। तो बाकी सारी ऑप्शंस तो यहाँ पे सही नहीं है, ओनली ऑप्शन नंबर 1 में ये बिल्कुल सही सिस्टम से दिया हुआ है। सो वी विल गो विद इट। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर कंटेनर given below is filled with a liquid heavier than water। तो हम लोगों को क्या करना है कि हमें ये बताना है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द लिक्विड प्रेशर। हमें द्रव्य दाब के बारे में इनमें से सही कथन चुनना है। इन्होंने पहला देखो ए बी सी इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। ए यहाँ पे दिया हुआ है, बी यहाँ पे दिया हुआ है, सी यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने कहा है करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। क्या प्रेशर मतलब ए पे बी पे सी में प्रेशर सब में इक्वल है, या फिर ए में ज़्यादा है बी से या बी में ज़्यादा है सी से। देखो जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होता है। तो ऑब्वियसली प्रेशर एट सी जो है दैट इज़ ग्रेटर देन एट प्रेशर बी एंड देन ए। सो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइट इज फॉलिंग ऑन द सर्फेसेस S1, S2 एंड S3 एज शोन बिलो। आरेख में दर्शाए अनुसार S1, S2 और S3 पे प्रकाश गिर रहा है। अब उन्होंने पूछा है द सर्फेसेस ऑन विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कौन सी ऐसी सरफेस है यहाँ पे जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। देखिए हम लोगों ने 2 रूल्स पढ़े हैं। पहला कि लाइन ऑफ इंसिडेंस जो होती है दैट इज़ इक्वल टू नॉर्मल, दैट इज़ इक्वल टू एंगल वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तीनों सेम प्लेन पे होते हैं। अब ये तीनों क्योंकि सेम प्लेन पे हैं तो इन तीनों में ही क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन पे रिसाइड करते हैं। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई गिवन बिलो the parts marked by A, B, C, D should be labeled। अब सिलेरी मसल को पक्षमाप पेशी कहते हैं, प्यूपिल को पुतली कहते हैं, लेंस को लेंस ही कहते हैं, कॉर्निया को कॉर्निया ही कहते हैं, आइरिस को परितारिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप देखिए इसमें अब इन्होंने पूछा है कि ए क्या है। ए जो है वो है सिलेरी मसल, ठीक है, पक्षमाप पेशी। बी जो है वो आइरिस है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा प्यूपिल उससे रेगुलेट होता है जिसको परितारिका कहते हैं। सी जो है वो लेंस है जो कि क्या करता है, हम लोगों की इमेज बनाता है। और डी जो है वो कॉर्निया है, वो बिल्कुल आगे हमारे प्यूपिल के पास होता है। तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर
4, which is absolutely right according to the label. Now we come to the next question. Impression of an image persists on the retina of human eye for about. मानव नेत्र में रेटिना में किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बनता है? तो ये बनता है 1/15 सेकेंड के लिए. तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 3, 1/15 सेकेंड. इसमें तो खैर कुछ ऐसा नहीं है समझाने वाला. Now we come to the next question. Study the following statements. Germination of the seeds does not take place under dry conditions. ठीक है. दूसरा है न्यूट्रिएंट्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट इन डिजॉल्व फॉर्म. पोषक का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण जो होता है घुली हुई अवस्था में होता है. तीसरा है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है. फोर्थ है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पोरस. कि फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, समग्र बनती है. पांचवा है वाटर प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स. जो जल है वो शीत और गर्म वायु दोनों से इसकी रक्षा करता है. तो इसमें हमारे पास पहली ऑप्शन आती है ए, दूसरी आती है बी और तीसरी आती है ई. पहली वाली कौन सी है कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, मतलब ड्राई कंडीशन में नहीं होता. दूसरा ये है कि डिजॉल्व फॉर्म में ही न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं. और लास्ट ऑप्शन है कि वाटर जो है वो शीत जल से भी बचाता है और शीत हवा से वायु से भी बचाता है और गर्म वायु से भी बचाता है. तो विल गो विद ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस. देखो सबसे पहली स्टेटमेंट उन्होंने गलत दी हुई है कि जो हमेशा गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रिका में न्यूक्लियोलस में नहीं होते. पहली ही स्टेटमेंट जो है वो इसकी गलत है, तो फिर हम इसको गलत मार्क कर लेते हैं. बाकी दूसरी है जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स. जीन जो होते हैं गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, बिल्कुल ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिस्पायर रिप्रोड्यूस. क्या एक कोशिक जीव सांस ही नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल ऑफ सेल्स. बिल्कुल सही है कि जो कोशिका झिल्ली का काम ही यही है कि पदार्थों को आवागमन को नियंत्रित करना. ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो था वो गलत था. बाकी बी सी डी जो है दे आर एब्सोल्युटली राइट. सो विल गो विद ऑप्शन नंबर 2 विच इज एब्सोल्युटली राइट. Now we come to the next question. The ultrasound equipments used for the investigating medical problems work at the frequency. चिकित्सा के क्षेत्र में जो हम पराश्रव्य ध्वनि सुनते हैं, मतलब अल्ट्रासोनिक जो फ्रिक्वेंसी होती हैं वो पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होते हैं. ठीक है, तो इसमें द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स यूज फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स वर्क एट किस फ्रिक्वेंसी पे ये काम करते हैं. तो जो अल्ट्रासोनिक है, देखो हमारी जो आपको मालूम है जो ऑडिबल रेंज है वो हमारी 20 से 20,000 हर्ट्ज़ है. ठीक है, 20 से नीचे हम नहीं सुन सकते और 20,000 के ऊपर नहीं सुन सकते. तो अल्ट्रासोनिक मीन्स जो 20,000 से ऊपर है. तो ऑब्वियसली गो विद द ऑप्शन नंबर 4 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट. नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A solid rectangular block of iron is kept over the top of the table with its different faces touching the table. In different cases, the solid blocks exert. लोहे का एक टुकड़ा रखा गया है किसी मेज के ऊपर और उसके जो विभिन्न फलक हैं वो मेज से स्पर्श करते हुए रखे गए हैं. विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है. अब ये देखना है कि इसका सेम फोर्स होगा या सेम प्रेशर होगा, या सेम फोर्स होगा डिफरेंट प्रेशर्स होंगे, या डिफरेंट फोर्सेज होंगे डिफरेंट प्रेशर्स होंगे. देखो पहली बात तो ये है कि फोर्स तो सारे इसके जो हैं दोनों जगह से बैलेंस हो रहे हैं. ठीक है ना, इधर वाला भी बराबर है दूसरे वाला भी बराबर है, इसकी वजह से ये अपनी जगह से विस्थापित नहीं हो रहा है, तो फोर्स तो सेम रहेगा. लेकिन क्योंकि इसके डिफरेंट फेसेस हैं तो ऑब्वियसली उनका जो प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, जो दबाव होगा वो अलग अलग होगा. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 2. समान बल परंतु भिन्न भिन्न दाब विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the diagram of animal cell given below, the correct labeling of the parts A, B, C, D. देखिए A जो है आपको दिख ही रहा है कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन है जिसको कि कोशिका झिल्ली कहते हैं. और उसके बाद B जो है वो क्या है, वैक्यूल है. C न्यूक्लियस है और D साइटोप्लाज्म है. सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 2. अब इसमें तो ऐसा कुछ एक्सप्लेनेटरी नहीं है कि अब आपको ये पता ही है कि दिस इज़ अ सेल एंड सेल मेम्ब्रेन क्या है. अगर आपको फिर भी इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी कंप्लीट चाहिए, मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है अपनी वीडियो में. आप विशाल छाबड़ा अकेडमी में जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको इसकी सारी डिटेल्स, पूरा एनिमल सेल, प्लांट सेल, उनकी डायग्राम्स विद नोट्स आपको मिल जाएंगे. सो प्लीज़ गो थ्रू दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है.
The odometer reading of a moving car at 8 a.m. is 36,540 and at 10 a.m. is 36,666 किलोमीटर। मतलब जो इन्होंने ओडोमीटर रेटिंग दी हुई है, जो स्पीड का वो दिया हुआ है, वो पहले दिया हुआ है 36,540 और बाद में है 36,666। अगर इनका डिफरेंस देखें तो ये हमारा हो जाएगा 36,666 में से 36,540 अगर आप माइनस करते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1, कितना आ गया ये 126। ठीक है, अब हमारा जो टाइम है, टाइम जो है ये हमारा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है ना। द एवरेज स्पीड उन्होंने पूछी हुई है, तो हम लोग ऑब्वियसली पहले डिस्टेंस को, जो इनका डिफरेंस है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने 8 से 10 मतलब 2 घंटे का इनका डिफरेंस है, और 2 घंटे का डिफरेंस है तो 2 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 3600 गुणा 2 7200 हो गए। तो ये 126 को जब हम आगे 000 क्योंकि किलोमीटर है और 7200, तो ये हमारा आ जाएगा 17.5 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, we go to the next question now. A boy has a thick paste of turmeric. On adding this paste to the hydrochloric acid and aqueous solution of sodium hydroxide separately, what colors would you observe? देखिए मैं पिछली क्लासेस में भी बहुत ले चुकी हूँ और पिछले जितने पेपर्स हैं ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें यही है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये येलो कलर देगा और रेड देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, आप प्लीज़ मेरा वो एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का वो देखिए, वीडियो देखिए, जिसमें मैंने पूरा टेबल दिया हुआ है और सारे मैंने इंडिकेटर्स, सारे एसिड, सारे बेसिस का उसके मैंने बताया कि क्या कलर चेंजेस हैं। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए विलाई मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह जब करवाया था तब सारा एक्सप्लेन किया था कि विलाई जो होते हैं फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएँ होती हैं जिनकी संख्या हज़ारों में होती हैं। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, दे हैव थिन वॉल्स। फिर यह है कि दे हैव थिन कैपिलरीज, बहुत छोटी छोटी उनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है इसका कि दे हैव स्मॉल पोर्स, ये गलत है। सो विल गो विद ऑप्शन ए बी सी वेयर इट इज़ देयर, तो विल चूज़ द ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद थोड़ा सा इसमें थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ था कि गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। उबले और पिसे हुए आलू हैं, बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस है, उबले और चबाए हुए चावल है, स्लाइस ऑफ ब्रेड है, ब्रेड का टुकड़ा, शुगर सोल्यूशन, शर्करा का घोल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। अब हमें ये बताना है विच ऑफ द अबव विल गिव ब्लू ब्लैक कलर व्हेन टेस्टेड विद आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर कौन सा नीला काला रंग देगा। देखो इसमें ना एक चीज़ है कि बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो, जब हमारी बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो जो है वो बिल्कुल आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता ही देता है। लेकिन जो बॉइल्ड एंड च्यूड राइस है वो एक्चुअली हमारे मुंह में होता है सलाइवरी अमाइलेज, क्योंकि हमने उसको चबा लिया तो वो स्टार्च तो ख़त्म हो गया तो वो कलर ही नहीं दे पाएगा। और स्लाइस ऑफ ब्रेड के साथ भी वो बिल्कुल कलर देता है। बाकी ऑप्शंस रॉन्ग हैं, तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। सो दैट वाज ऑल टुडे फ्रॉम द कंटेंट। बाकी जो है चलो एक थोड़ा सा क्वेश्चन और है जिसमें कि एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं, पैडागॉजी भी है, कंटेंट भी, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस टू क्लास 8 स्टूडेंट्स, गुंजन मेंशन्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कक्षा 8 में छात्रों को कमानीगर तुला के सही उपयोग विधि पढ़ाते समय गुंजन ने नीचे दिए हुए चरणों का पालन करने के लिए कहा। पहला, 0 एरर नोट करना, शून्यांक त्रुटि। दूसरा कि कैलकुलेट द एक्चुअल रीडिंग। तीसरा है नोट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर। चौथा है रिकॉर्ड द लीस्ट काउंट। देखो जब भी हम ऐसा करते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 0 एरर नहीं करते, सबसे पहले लीस्ट काउंट चेक करते हैं। तो यही एक गलती हो जाती है बच्चों से। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा इसमें वो डी आएगा। उसके बाद हम 0 एरर करते हैं, नहीं आई थिंक आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी। विल फर्स्ट जो है कि विल नोट द 0 एरर, विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि सबसे पहले हम 0 एरर ही करेंगे क्योंकि लीस्ट काउंट तो बाद में की जाती है, पहले 0 एरर किया जाता है एब्सोल्युटली, फिर लीस्ट काउंट करेंगे, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल करेंगे और उसके बाद एक्चुअल रीडिंग नोट करेंगे। ठीक है, तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ एब्सोल्युटली राइट।
एक बार दोबारा समझ लीजिए, समझना है तो, क्योंकि सबसे पहले जो है वो क्या होता है, ज़ीरो एरर, शून्यांक त्रुटि ही नोट की जाती है, ठीक है। जब ये वर्नियर कैलिपर्स वगैरह करते हैं ना, हम 11th-12th में प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो उसमें तब ये सिखाया जाता है। उसके बाद फिर लीस्ट काउंट निकाली जाती है, जिसको कि अल्पतमांक रिकॉर्ड करना कहते हैं। वो तो हम लैब्स में 10th क्लास के बच्चों को भी करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पोजीशन होती है, फिर एक्चुअल रीडिंग होती है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम साइंस कंटेंट। पेपर वॉज February 2014। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा नोट्स जो हैं, जब मैंने क्लासेस ली थी, वीडियोस ली थी, उनमें सबके साथ गिवन है। एंड इफ़ यू रियली लाइक my channel and my videos, please like, share and subscribe and press the bell icon so that you get to know about the new notifications. That's all for today. Stay home, stay safe. Bye bye, take care.